नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। ममता बनर्जी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग की और उसमें 4 मंत्री नदारद रहे। इसको लेकर सस्पेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है ताकि बंगाल के अंदर निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जा सकें। और उधर राजनीतिक हिंसा बढ़ती हुई दिखाई दी है पूर्वी मिदनापुर में, जहां पर शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 4 मंत्री ममता की मीटिंग से नदारद रहे, उससे किस तरीके से सस्पेंस बढ़ गया है बंगाल के अंदर? देखिए, ये जो 4 मंत्री अचानक से गायब हो गए जी तो सांसें तो अटक गई होगी ममता बनर्जी की जी क्योंकि ये वही स्टाइल है, वही तरीका है जो शुभेंदु अधिकारी ने किया था कि पहले मीटिंग में मत जाओ, फिर मंत्री पद से इस्तीफा दे दो, जी फिर आप पार्टी के अलग अलग दायित्व से इस्तीफा दे दो, जी फिर उसके बाद आप जो विधायक हैं उससे आप जो है इस्तीफा दे दें और उसके बाद बीजेपी में चले जाएं। ये तो ट्रेंड चला आ रहा है और बीच बीच में आप रैली भी कर लें, पोस्टर भी लगा दें। तो ये एक राजीव बनर्जी है शायद जो नहीं गए, तो राजीव बनर्जी के तो पोस्टर्स आने लग गए, तो एक वैसा कर रहा है, बाकी 3 भी वही काम करेंगे। तो स्थिति बिल्कुल ही खराब है तृणमूल कांग्रेस के अंदर। वहां पे खलबली मची हुई है। जो ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर्स हैं उनको ये पता चल चुका है कि जनता ने मन बना लिया है, ग्राउंड में इनकी स्थिति बिल्कुल ही खराब है और वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए तृणमूल कांग्रेस कोई वैचारिक पार्टी तो नहीं है ना, ये कोई लेफ्ट विंग राइट विंग की तो नहीं है जी। ये तो कांग्रेस पार्टी की तरह अधकचड़ा विचारधारा। क्या चुनाव जीत गए लोगों की आशाओं को भुनाकर, वोट बैंक पॉलिटिक्स करके, मुसलमान तो दलित तो ओबीसी तो पंडित और ये सब कर करा करके चुनाव जीतने वाले ये सब लोग हैं। कोई राजनीति करने वाले तो लोग हैं नहीं ये तो ये वहां पे बवाल मच रहा है। अब वहां पे संकेत तो बिल्कुल साफ है जी कि चूंकि अभी ममता बनर्जी के डर से कई सारे लोग अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा जी ममता बनर्जी के हाथ से प्रशासन की शक्तियां जो है वो छिन जाएंगी। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस से लोग भागना शुरू कर देंगे जी। और अंदर स्थिति इसलिए खराब है, कितना भी ब्रेव फ्रंट अपना ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि भाई जीडीपी में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये कर दिया, वो, अब ये डैमेज कंट्रोल में लोग उतर आए। ये जो लोग एक्सोडस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? तो लोग कह रहे हैं कि ये जो इनका तथाकथित भतीजा जो है अभिषेक बनर्जी और दूसरा ये जो बिहारी आया हुआ है प्रशांत किशोर, जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ कलकत्ता पहुंचे हुए सबको राजनीति सिखा रहा है, उस वजह से ये दिक्कत हो रही है। ममता बनर्जी कमिट कर चुकी है कि भाई अभिषेक बनर्जी को अगला मुख्यमंत्री के रूप में पेश करो। ये काम पीके कर सकता है। पीके इस चुनाव के जरिए ममता बनर्जी को चुनाव जिताने के साथ साथ अभिषेक बनर्जी के लिए पूरा वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि ताकि वो तृणमूल कांग्रेस का बैटन जो है उसके हाथ में चला जाए। अब दिक्कत ये हो रहा है कि लोगों ने विद्रोह कर दिया। 600 करोड़ रुपया ये अब तक ले चुका है। ये खबर आ रही है कि 600 करोड़ रुपए में डील हुई है। बिल्कुल। ममता बनर्जी ये मां माटी मानुस है, बोले भाई ईमानदार, सूती साड़ी पहनती हूं, एक चप्पल पहनती हूं, ये 600 करोड़ रुपए ये आईपैक के पास गया कैसे? कितने में करार हुआ है आप बताएं? इस पे आप अपना रुख क्लियर करें। भाई ये पैसा किसने दिया, कहां से आया पैसा? 600 करोड़ आप तो कमाए नहीं होंगे। तो यही टोलबाजी और ये कट मनी, ये एम्फान का जो पैसा जो है वो तूफान के बाद जो राहत का पैसा था वो प्रशांत किशोर के पॉकेट में चला गया। पैसा के मामले में इसका इतिहास बहुत खराब है। वो कोई साथ दिया था नीतीश कुमार के साथ पिछली बार, तो चुनाव जीत गया, उसके बाद फिर कोई इसे एक मंत्रालय टाइप का जो है ना इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया
और इसको कहा गया कि भाई बिहार में कैसे विकास लाया जाए, एक प्रोजेक्ट बनाओ जी। उसमें ही पैसा लेकर के भाग गया, ना रिपोर्ट आया ना कुछ आया। और ऊपर से जब नीतीश कुमार से जब उसके रिश्ते बिगड़े तो वो बिल थमा गया कि भाई इलेक्शन में मेरा इतना खर्चा हो गया, इतना ये हो गया वो हो गया, ब्ला ब्ला। तो ये मार्केटिंग का आदमी है, मुद्रा के लिए पैसे के लिए काम करता है। तो अब स्थिति क्या हो रही है, मैं इसलिए कहानी बता रहा हूं कि ताकि आप समझ जाएंगे अगले 3-4 दिनों में अगर ऐसा होता है तो। अब चुनाव तो परसेप्शन से जीता जाता है, परसेप्शन हो गया खराब। कलकत्ता में जो मीडिया है वो डर के मारे कोई ममता के खिलाफ नहीं रिपोर्ट कर सकता, क्योंकि वहां पे प्रशासन नहीं है। मालूम चला कि हम मालिक को ही जेल के अंदर डाल दी, रेड करवा दिया, कुछ पकड़वा दिया, तो वहां डर के मारे कोई बोलता नहीं। लेकिन नेशनल मीडिया जो है वहां किरकिरी हो रही है। अब किरकिरी हो रही है तो परसेप्शन बैटल जो है वो तृणमूल लूज कर रही है। दूसरी दिक्कत इस दुकानदार की यह है, प्रशांत किशोर की, कि भाई ये इतनी फजीहत होगी तो ममता बनर्जी के पास फिर वो किसका कैंपेन चलाएगा? बिल्कुल, उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो कह रहा है कि भाई हम ये काम ही छोड़ देंगे। अगर बीजेपी को डबल डिजिट से ज्यादा सीट आ गया तो हम ये धंधा ही छोड़ देंगे। अब धंधे पे पड़ी है, परसेप्शन को बचाना है। तो अगले 2-4 दिनों में आप देखेंगे जी कि आएगा दिल्ली। दिल्ली में, क्योंकि मैं जानता हूं इसका नेटवर्क, ये तमाम पैसे लेकर के जो बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, ये दलाल किस्म के लोग, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के, कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग, अब आप देखेंगे किसका इंटरव्यू छपना चालू हो जाएगा। प्रशांत किशोर महान है जी। ये लेख भी लिखा जाएगा, एडिटोरियल आने लग जाएंगे, मैगजीन में छपना चालू हो जाएगा। टेलीविजन पे अभी जो जितने सारे लोग हैं आप देखिए कि बड़े बड़े चैनल में जो है वो इंटरव्यू देता हुआ नजर आएगा। क्यों देता नजर आएगा? वो परसेप्शन, वो सिर्फ इंटरव्यू नहीं हो रहा, उसमें टेलीविजन चैनल के मुंह में पैसे भी दिए जाएंगे। देखिए जैसे दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ने पैसा दे दिया इतना, चाहे वो कोई भी गोदी मीडिया हो या लेफ्ट मीडिया हो, राइट मीडिया हो, जिसके जिसके पास पैसा गया, केजरीवाल के खिलाफ एक स्टोरी नहीं जी। लोग मर रहे हैं, मरने दो। 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे थे, कहीं कोई तो चल दिखा नहीं है। मैं 10 लाख 1000 लोगों की भी लाइन कहीं नजर नहीं आई। पराली, दिल्ली के अंदर खेत नहीं है और पराली का जो है ये आविष्कार कर रहा है लिक्विड, जादुई लिक्विड। तो ये चैनलों को इस तरह से मैनेज किया जाता है, मीडिया को ऐसे मैनेज किया जाता है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। तब होगा क्या कि ये इंटरव्यूज वगैरह आएंगे और सारा कुछ आएगा, और उसके बाद आराम से फिर ये परसेप्शन बैटल जो है फिर मत दिखाना। ममता बनर्जी रैली करेगी तो ये मत बोलना कि भाई लोग नहीं थे जी। पीछे से फोटो मत ले लेना रैली का जी। आगे से लेना, भीड़ दिखाना। तो ये सब डील करने के लिए पहुंचेगा वो। और अगर ऐसा होता है तब मेरी बातों पे यकीन कीजिएगा कि ये सारी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि तृणमूल के अंदर ये डर समा गया है कि अब वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। जब आप गड़बड़ में फंसते हैं, मुसीबत आपको लगता है कि मुसीबत में हम गिर गए, तभी तो आप उसका उपाय कर रहे हैं। बिल्कुल। और कोई आदमी इस तरह का उपाय करता हुआ नजर आ रहा हो तो समझिए क्या बैकग्राउंड में कि ये ममता बनर्जी जो उसका जो मनोबल जो है वो बिल्कुल टूट चुका है। और मनीषी, जैसे कि आपने यहाँ पर पीके की बात की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इतनी ज़्यादा किरकिरी हो रही है ममता सरकार की, उसके बावजूद वो लोग सीख नहीं ले रहे हैं। अभी भी सौगत रॉय जो हैं टीएमसी सांसद, वो कह रहे हैं कि वो पीके का समर्थन कर रहे हैं, डबल डिजिट्स वाली बात का उन्होंने समर्थन किया है। साथ ही ये भी कहा है कि नहीं भूलना चाहिए किसी को कि पीके की वजह से 5 राज्यों में जीत मिली, और पीएम मोदी को भी ये याद रखना चाहिए कि 2014 में उन्होंने उन्हीं से सलाह ली थी। 2014 में पीके का रोल बिल्कुल अलग था। वो चीजों को वो एग्जीक्यूट किया करता था, प्लान नहीं किया करता था। इस फर्क को समझिए कि आप कुछ प्लान करते हैं और आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जी। तो एक एग्जीक्यूट करने वाला शख्स होता है। चुनाव आप जीत गए, आपने पैसे दे दिया दिल्ली में मीडिया वालों को, भाई प्रशांत किशोर ने जिता दिया, प्रशांत, अच्छा
ये लेफ्ट लिबरल कमाल कांग्रेसी वाले जो क्रेडिट नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री मोदी को जी। कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बल पर चुनाव जीते हैं, तो वो एक तरीका होता है प्रोपेगेंडा करने का कि भाई मोदी अपने आप से कमाल नहीं किया, ये सारा कमाल जो है किसी दूसरे शख्स का है जी। ये ठीक उसी तरीके से है कि जब बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव चुनाव जीते, पूरा आर्टिकल दिल्ली में जो है छपना चालू हो गया, इंडिया टुडे और ये वो टेलीविजन पे भाषण, और महान स्ट्रेटजिशियन, चुनाव जिताने वाला मशीन, सबने कहा कि भाई आपने तो बीजेपी को हरा दिया, मोदी को हरा दिया बिहार के अंदर। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि भाई ये स्ट्रेटजी की वजह से, पोस्टर लगने से बिहार में चुनाव नहीं जीतता कोई। वो चुनाव इसलिए जीत पाए, मोदी को आप हरा पाए, क्योंकि लालू यादव ने सैक्रिफाइस कर लिया जी कि भाई हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, हम बड़ी पार्टी हैं, ज्यादा सीट है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ही हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। उसने ईगो को कॉम्प्रोमाइज किया और बाकी जो जातीय समीकरण जो है वो अपने आप फिट बैठ गया, वो चुनाव जीत गया। लेकिन यहां पे वो आरती उतारने वाले लोग अभी फिर देखिए, अभी ये बैकफुट पे गया है। मैं बता रहा हूं फिर से कि अगले एक सप्ताह के अंदर आप अगर दिल्ली के चैनल में, नेशनल चैनल्स में अगर उसको आप इंटरव्यूज वगैरह देते देख लिए, बस समझ जाइए कि जो मैं कह रहा हूं वही मानसिकता से ग्रस्त ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस है। जी मनीष जी, जिस तरीके से जो ममता सरकार है वो लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है, अपनी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, तो इससे ममता सरकार की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती देखिए, ये बहुत बड़ा ही मतलब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है बंगाल के चुनाव को लेकर के, और ये चुनौती है इलेक्शन कमीशन के सामने कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते जी। क्योंकि जिस तरह से बमबाजी हो रही है, जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, रोज झगड़े हो रहे हैं, गोलियां चल रही है, बम धमाके हो रहे हैं, पिछली बार भी चुनाव में हर जगह ऐसे कौन से, सिर्फ और सिर्फ बंगाल के रूरल क्षेत्र से ही उस तरह की तस्वीरें आई थी जिसे देख के याद आ रहा था कि ये कहीं 1970-1980 के दौरान जो चुनाव देश में होते थे कि गोलियां चल रही है, बम चल रहे हैं, अच्छे लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं, दलितों को वोट देने से रोका जा रहा है, मोहल्ला का मोहल्ला वोट नहीं, ये इस तरह की तस्वीरें पिछले लोकसभा चुनाव में भी आई। तो कुछ लोग, अच्छा ये चिंता सिर्फ बंगाल के बाहर के लोगों की नहीं है जी। बंगाल के अंदर के लोग तो और भी चिंतित हैं। मैं तो बात करता हूं उन लोगों से, वो बताते हैं कि इस बार अगर पहले से रोका नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें इंटरव्यू नहीं करता है, इसमें इलेक्शन कमीशन इंटरव्यू नहीं करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोई रह जाती है, ये सारे जजेस जो हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रोएक्टिव काम नहीं करती है, तो 4 से 5 हजार लोग चुनाव तक उनकी मौत हो जाएगी। ये इलेक्शन वॉयलेंस इस कदर इस बार होने वाला है, ये बंगाल के लोगों का डर है जी। और इसलिए लोग याचिका में दे रहे हैं। तो याचिका देना चाहिए, एक नहीं 100 देना चाहिए कि ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, मोदी सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये वहां के गवर्नर की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि आपकी मूर्खता की वजह से, आपके नकारेपन की वजह से लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। आप पॉलिटिक्स और पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में आप लोगों को मरने नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे ये बात, और ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस पे सब लोगों को लिखना चाहिए, सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखिए, सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखिए, प्रधानमंत्री मोदी को लिखिए, राष्ट्रपति को लिखिए कि भाई आपकी नाकाहली की वजह से बंगाल में लोगों की जान जाएगी, ये उचित नहीं होगा जी। और ये सब लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं और वहां पे लोग मर रहे हैं, हिंसा हो रही है, रोज हो रहा है। तो ये दो चीजें ये सिंबलाइज करती हैं, एक कि पिछले आजादी के बाद से इस तरह का वायरस किसी दूसरे राज्य में क्यों नहीं होता जी। हिमाचल में क्यों नहीं होता, उत्तराखंड में क्यों नहीं होता, पंजाब में तो पैसा है, सब कुछ है, ये इस तरह से माने नंगा नाच जिसको कहते हैं, ये इस तरह से तो नहीं होता। बिहार में हुआ करता तो वो भी सुधर गया, बंगाल बचा रह गया, ये भद्र लोग, ये तो सबसे सिविलाइज सोसाइटी हुआ करती थी किसी जमाने में। तो ये बताता है कि किस तरह से वामपंथियों ने पिछले 35 सालों में जो उन्होंने वहां पर शासन किया, उसमें वायलेंस को वहां की राजनीति का एक इंटीग्रल हिस्सा बना दिया।
जी। और ये ममता बनर्जी जो आई वो परिवर्तन के नाम पे आई, लेकिन उसने उसी कल्चर ऑफ वायलेंस को जो है अपना लिया। बस मुखौटा बदल गया, वहां पे वामपंथी की जगह तृणमूल का झंडा आ गया, बिल्कुल ममता बनर्जी आ गई, गुंडों का चरित्र जो है वैसा ही रहा। तो अब बीजेपी को भी ये सोचना समझना पड़ेगा कि भाई क्या आप आएंगे तो कम से कम इसके ऊपर कुछ आप बंगाल की जनता को, देश को ये इस बात के लिए श्योर करेंगे आप कि आप जब आएंगे तो ये इस तरह का जो सिस्टम जो बंगाल को खाए जा रहा है घून की तरह, वो आप उससे जो है निजात दिलाएंगे। जी। यहाँ पे मनीष जी आपने बात की वॉयलेंस की, तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है बंगाल के अंदर जब वहां पर हिंसा की घटनाएं सामने नहीं आती। जैसे कि आपने देखा कि शुभेंदु अधिकारी और जो टीएमसी के समर्थक थे वो भी आपस में भिड़ गए, एक बार फिर से वहां पर हिंसा की घटना सामने आई है। देखिए वहां पे तो अभी बहुत, जैसे मैं बताया, मैं बंगाल में अपने दोस्तों से बात करता हूं, वो यही कह रहे हैं कि भाई कम से कम 5,000 लोगों की डेथ होगी, क्योंकि इस बार जो है वो टक्कर बहुत ही ज्यादा, और भी खास करके रूरल इलाके में। अब ये शुभेंदु अधिकारी आ गए, शुभेंदु अधिकारी, ये कहां वायलेंस हुआ है जो आप खबर दे रही है? ये मिदनापुर के अंदर हो रहा है। मिदनापुर के अंदर वायलेंस हो रहा है, उसमें आप तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जो है वो बीजेपी को मार रहे हैं, बीजेपी वाले तृणमूल को मार रहे हैं। ये ऐसे चुनाव होगा? और दरअसल इसके पीछे का पूरा वो जो वहां का जो जमीनी हकीकत क्या है, गांव के गांव आप मना कर देते हैं भाई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी वाला कोई घुस नहीं सकता। कोई आदमी वहां के जो गुंडे हैं जो अलग अलग किस्म के, उनके हिसाब से ही उन पार्टी का जो है झंडा लगाएगा। यह हर जगह पैसा बांटा गया रहता है, वहां पे एक अजीबोगरीब सिस्टम है। तो ये किस तरह की आजादी है? और ये कहां गया ये सब जेएनयू का डफली बजाने वाला गैंग? हमें चाहिए आजादी, वहां क्यों नहीं डफली बजा रहा है? अभी जाना चाहिए वहां पे। यहां तो बोलने की आजादी, यहां तो कुछ करने की आजादी नहीं है, वोट देने की आजादी नहीं है। किस तरह की डेमोक्रेसी, किस तरह की बातें हो रही है? इस सारे बंगाली जो है यहाँ पे दिल्ली के बीच में जो है आकर के सीए के ऊपर डफली बजाएंगे, और जहां अधिकार के लिए लड़ना चाहिए वहां जो है दुम दबा करके ये भाग जाएंगे। तो अभी तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब होने वाली है। अभी तो हिंसा का जो कह सकते हैं अभी ट्रेलर शुरू हुआ है जी। और मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, किसी भी इनोसेंट आदमी की मौत बंगाल में हो रही है उसकी राजनीति की वजह से, उसकी विचारधारा की वजह से। तो ये सारे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, आंख बंद करके बैठना चाहते हैं, तो आप बैठे, आप के ऊपर कोई ये सवाल ना उठाए कि भाई आर्टिकल 356 लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो आप अच्छे बने रहिए, लेकिन ये दाग आपके दामन पे लगेगा कि आपकी वजह से ही बंगाल में लोगों की मौत हो रही है। जी डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर मनीष ने यहाँ पर कहा कि 2011 से पहले और 2011 के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति के अंदर कुछ भी नहीं बदला है, बल्कि जो हालात हैं बद से बदतर हुए हैं। यानी कि बंगाल की राजनीति के जो चरित्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो बदल गए हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति की जो स्क्रिप्ट है वो अभी नहीं बदली है। शायद आते आते मध्य तक 2021 के बदल जाएगी।